हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी लोग। तो लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट किया लिवाइस ऑक्टेट रूल, और आज इस वीडियो में हम अब तक जो पढ़ा है उस पर बेस कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखे हुए हैं, लिख के रखूँगा मैं पहले से। आप वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, ए और बी मिलके ए बी का फॉर्मेशन कर रहे हैं, सी और डी सी डी का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ई और एफ मिलके ई एफ का फॉर्मेशन कर रहे हैं, और हमें ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ बतानी है। अब देखिए, बॉन्ड तो इनके बीच में बनेगा, ए बी सी डी और ई एफ के बीच में। तो इनके बीच में जो केमिकल बॉन्ड बनेगा उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ बतानी है। जब ए और बी का फॉर्मेशन हुआ तब 5 किलो जूल एनर्जी साथ में रिलीज हुई है, और हम जानते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन के टाइम पे एनर्जी रिलीज होती है। सी और डी का फॉर्मेशन, सी डी से जब सी डी का फॉर्मेशन हुआ तो 7 किलो जूल एनर्जी रिलीज हुई। ई और एफ से ई एफ का फॉर्मेशन हुआ तो -2 किलो जूल एनर्जी रिलीज हुई, या 2 किलो जूल एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है। माइनस का मतलब है एब्जॉर्ब हुई है, और यहाँ पे एनर्जी रिलीज हुई है। जनरली बॉन्ड फॉर्मेशन के टाइम पे एनर्जी रिलीज होती है, पर ई एफ के फॉर्मेशन के टाइम पे एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है। मतलब ई और एफ के बीच में बॉन्ड बनना ही नहीं था, ये ज़बरदस्ती बॉन्ड बनवाया गया है। तो ई एफ क्या होगा यहाँ पे, ई एफ के ई और एफ के मॉलिक्यूल को, एटम को जब पास में लाया गया तो पहले से ही रिपल्शन था इनके बीच में, तो यहाँ पे इस वजह से एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है। बाकी इन दो में एनर्जी रिलीज हुई है। अब जहाँ पे ज़्यादा अट्रैक्शन होता है वहाँ पे एनर्जी ज़्यादा रिलीज होती है, वो बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। जहाँ पे कम एनर्जी रिलीज होती है उनके बीच में थोड़ा अट्रैक्शन कम रहता है, वहाँ पे कम एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर अगर देखें, अगर हम बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर देखें, बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर देखें तो बॉन्ड स्ट्रेंथ विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिलीज्ड एनर्जी, रिलीज्ड एनर्जी। ठीक है, तो फर्स्ट केस में हम देखेंगे 5 किलो जूल, सेकेंड केस में 7 किलो जूल, मतलब सी डी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। फिर आएगा इस ऑर्डर में ए बी, और सबसे कम स्टेबल होगा ई एफ। ई एफ के फॉर्मेशन के टाइम पे तो एनर्जी क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, ये तो अनस्टेबल होगा। क्या होगा, अनस्टेबल। तो ये है ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। अब ये सेम क्वेश्चन वापस से इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। इस बार आपको रिएक्शन की एंथैल्पी देगा। देखिए, डेल्टा एच का मतलब क्या होता है, डेल्टा एच होती है रिएक्शन की एंथैल्पी, और ये आती है हीट ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, अब ऐसी रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट जो है हीट लॉस करते हैं, उसमें क्या होगी, रिएक्टेंट की हीट ज़्यादा होगी, फिर जो प्रोडक्ट बनेगा वहाँ पे हीट कम होगी। ऐसी रिएक्शन जिनमें एनर्जी रिलीज होती है, ऐसी रिएक्शन जिनमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, उनमें हीट ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा होगी, हीट ऑफ रिएक्टेंट कम होगी। ऐसी रिएक्शंस को हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। ठीक है, तो डेल्टा एच के नेगेटिव होने का मतलब है एनर्जी का रिलीज होना। ठीक है, जब हीट ऑफ प्रोडक्ट कम होगी, हीट ऑफ रिएक्टेंट ज़्यादा होगी, तो ओवरऑल क्या होगा, नेगेटिव वैल्यू आएगी, और ऐसे केस में एनर्जी रिलीज होती है। जब डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो इसका मतलब है हीट एब्जॉर्ब होना या एनर्जी एब्जॉर्ब होना, एनर्जी एब्जॉर्ब होना। ऐसे केस में डेल्टा एच पॉजिटिव आएगा, क्योंकि एब्जॉर्ब करके प्रोडक्ट की हीट ज़्यादा हो जाएगी और रिलीज करके रिएक्टेंट की हीट कम होगी। तो ऐसे केस में क्या होगा, जब डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव होगा तो ऐसी रिएक्शंस को हम बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शंस, जिनमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, एंडोथर्मिक। और जब डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होती है तो इन्हें एक्सोथर्मिक बोलते हैं। ठीक है, डेल्टा एच नेगेटिव मतलब एनर्जी रिलीज हुई है, डेल्टा एच पॉजिटिव मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है। तो इन तीनों केसेस में फिर से हमें ए बी सी डी और ई एफ में बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है। देखिए, पहले केस में ए बी के फॉर्मेशन के टाइम पे डेल्टा एच कैसा है, नेगेटिव है, और सी डी के फॉर्मेशन के टाइम पे डेल्टा एच पॉजिटिव है। मतलब यहाँ पे एनर्जी रिलीज हुई है, यहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है, यहाँ पे एनर्जी अगेन क्या हुई है, रिलीज हुई है। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसे आएगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ जहाँ पे ज़्यादा एनर्जी रिलीज हुई होगी उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। डेल एच जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। इसका मतलब ई एफ की बॉन्ड स्ट्रेंथ, ई एफ की बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी।
फिर इसके बाद आएगा AB की बॉन्ड स्ट्रेंथ, और जब CD बना तो एनर्जी जो है एब्जॉर्ब हुई है, तो CD तो क्या होगा, अनस्टेबल होगा, अनस्टेबल। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है पोटेंशियल एनर्जी और इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस के बीच में ग्राफ। बॉन्ड फॉर्मेशन के टाइम में पोटेंशियल एनर्जी में किस तरीके से चेंजेस आते हैं हमने सीखा है। जब दो एटम दूर दूर होते हैं एक दूसरे से इंटरैक्ट ही नहीं कर पाते, तब तक इनकी पोटेंशियल एनर्जी को हम जीरो मानते हैं एक दूसरे के कारण। जब ये पास में आना स्टार्ट करते हैं, इनके बीच में अट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है, जिनके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होना है। जब वो पास में आते हैं एटम्स, तो अट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है। अट्रैक्शन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, पोटेंशियल एनर्जी लगातार गिरने लगती है कुछ इस तरीके से। तो ग्राफ में हमें देख सकते हैं आप, ABCD और EF तीन मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड फॉर्मेशन के टाइम पे पोटेंशियल एनर्जी और इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस के बीच में ग्राफ दिया है, और हमें पूछा है ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ ABCD एंड EF, इनमें से कौन सा जो है बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी सबसे ज़्यादा होगी। तो ये ग्राफ से ऑब्जर्व हमें करना है। देखिए यहाँ पे अगर AB की बात करें तो इस पॉइंट पे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है ना, और CD की बात करें तो इस पॉइंट पे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है। EF वाले कर्व में बात करें तो इस पॉइंट पे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है। अब इनमें अगर आप चेक करें, इनका कंपैरिजन करें, तो किस केस में आपको बताना है किस केस में पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम है। EF के केस में हम देख पा रहे हैं, नीचे जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती जाएगी। तो EF के केस में सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी है, मतलब स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। EF के केस में एनर्जी सबसे ज़्यादा रिलीज हुई है। फिर इसके बाद CD आएगा, फिर इसके बाद AB आएगा। तो इस ऑर्डर में आएगा EF, CD एंड AB। ये किसका ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, कर्व हमने सीख रखा है पहले से। देखिए वापस से एक चीज़ मैं रिवाइज कर देता हूँ। जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन जब भी होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन के टाइम पे दो जिनके बीच में बॉन्ड बनना होता है उनके बीच में अट्रैक्शन होता है। ठीक है, अट्रैक्शन होता है। अट्रैक्शन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी रिलीज होती है तो पोटेंशियल एनर्जी में कमी आती है। पोटेंशियल एनर्जी में कमी आती है तो स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, ऐसा सिस्टम जिसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ये वर्क करता है, सारा इंटरलिंक्ड है ये एक दूसरे से। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल। इन ग्रुप में एक्चुअली एक क्वेश्चन नहीं है, ये 4 क्वेश्चंस है। तो इन 4 क्वेश्चंस में आपको बताना है कौन सा जो है ऑक्टेट रूल को ओबे नहीं करता है। पहले इन चारों ऑप्शंस की अगर बात करें, देखो सबसे पहले मैंने बताया था हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता, ये डुप्लेट रूल को फॉलो करता है। ठीक है, किसको फॉलो करता है, डुप्लेट रूल को। ये डुप्लेट रूल को फॉलो करता है क्योंकि बॉन्ड बनाने के बाद भी इसके वैलेंस शेल में केवल 2 इलेक्ट्रॉन हो पाते हैं। लेकिन फिर भी इसे हमें कई बार एक्सेप्शन के कैटेगरी में लेना है और कई बार नहीं लेना है। ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है। तो पहले अगर बात करें, पहला हमारे पास चारों ऑप्शंस हैं। CCl4 में हमें पता है कार्बन के पास वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक की शेयरिंग कर लेगा चारों, क्लोरीन के साथ 8 हो जाएंगे। क्लोरीन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन है, इसी तरीके से इनके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन के पास भी 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 के साथ शेयरिंग कर लेगा। अब इसके पास इस 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। हाइड्रोजन डुप्लेट रूल को फॉलो करता है। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट ऑप्शन को ऑब्जर्व करो। CO की अगर बात करें तो इसमें बताना है आपको कि ये ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है या नहीं करता। देखो CO एक स्पेशल केस है, कार्बन मोनोऑक्साइड।
इस कार्बन मोनोऑक्साइड की दो स्ट्रक्चर जो है पाई जाती हैं। एक स्ट्रक्चर ऐसी होगी जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा और यहाँ पे ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है। एक स्ट्रक्चर ऐसी भी होती हैं जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बनाएगा जिसमें ऑक्सीजन अपना कोऑर्डिनेट बॉन्ड शेयर करेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में अपना लोन पेयर शेयर करेगा। तो अगर इस स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर ऑक्सीजन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स है और कार्बन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स है, और यहाँ पे अगर बात करें तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है और इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, अब इनमें से किसको हम एक्सेप्शन मान के चले? देखिए ये तो क्लियरली एक्सेप्शन नहीं है, दूसरा ऑप्शन भी एक्सेप्शन नहीं है, तीसरे ऑप्शन में हमारे पास हाइड्रोजन है, हम इसे एक्सेप्शन काउंट कर सकते हैं, लेकिन जनरली हाइड्रोजन को एक्सेप्शन काउंट नहीं किया जा सकता क्योंकि ये हीलियम के जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखता है। लेकिन अब अगर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता तो हम हाइड्रोजन को एक्सेप्शन की कैटेगरी में लेके चलते, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है, हम CO की एक स्ट्रक्चर को, कार्बन मोनोऑक्साइड की एक स्ट्रक्चर को लिवाइस ऑक्टेट रूल का एक्सेप्शन मान सकते हैं, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। इनमें बात करें तो ये ओबे करता है ऑक्टेट रूल को, ये भी ओबे करता है। बेरिलियम जो है इसके पास केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 के साथ इसने शेयरिंग की है, इसके पास केवल 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ये सीधा पहली बात ये एक्सेप्शन है। CO को यहाँ पे हमने एक्सेप्शन की कैटेगरी में लिया है, यहाँ पर एक्सेप्शन की कैटेगरी में नहीं लिया है। क्यों नहीं लिया है? क्योंकि हमें अब CO की ये वाली स्ट्रक्चर कंसीडर करनी है। अगर मैं ये ऑप्शन क्लिक ना करके ये ऑप्शन अगर कर देता हूँ, इसका मतलब तो ये हुआ है कि ये ऑक्टेट रूल को ओबे कर रहा है, पर ये तो सीधा ही ओबे नहीं करता, ये कंडीशन में तो ओबे करता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 आंसर ना होके ऑप्शन नंबर क्या होगा? 3 होगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा। तो समझना है कब हाइड्रोजन को और कब कार्बन मोनोऑक्साइड को एक्सेप्शन की कैटेगरी में लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे सभी में हाइड्रोजन है, तीनों ऑप्शंस में हाइड्रोजन है। कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है, कार्बन नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है और फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट है। तो इनमें से कार्बन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन तीनों का ऑक्टेट कंप्लीट है और 4th ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। अब आपको सोच के बताना है कि इनमें किसको एक्सेप्शन की कैटेगरी में कंसीडर करें। हम इनमें किसी एक को भी नहीं छोड़ सकते, हमें इनमें सभी को एक्सेप्शन की कैटेगरी में कंसीडर करना होगा। क्यों? क्योंकि सभी में क्या है? हाइड्रोजन है। यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन है। तो इस केस में, ऐसे केस में अब मजबूरी में हमें हाइड्रोजन को ऑक्टेट रूल का एक्सेप्शन कंसीडर करना पड़ेगा और आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, सारे के सारे एक्सेप्शन को फॉलो करते हैं। लेकिन यहाँ पे अगेन एक बार वापस से कंफ्यूजन आपका क्लियर होगा। CH4 में कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है, नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट है। यहाँ पर अगर बात करें तो ये B2H6 है। देखो ये BH3 का ही डाइमर होता है। क्या होता है? BH3 का ही डाइमर होता है। तो BH3 में अगर बात करें तो बोरोन के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? बॉन्डिंग के बाद केवल 6 इलेक्ट्रॉन। तो अब हम हाइड्रोजन को ना देख के बोरोन को कंसीडर करेंगे, इस बोरोन वाले कंपाउंड को कंसीडर करेंगे एक्सेप्शन की कैटेगरी में। तो इस तरीके से कब कौन सा क्या कैसे एक्सेप्शन की कैटेगरी में कंसीडर होगा, इन सारे क्वेश्चन से समझ में आता है। चलिए अब इससे आगे हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ बॉन्ड, और अगले लेक्चर में या तो हम आयनिक बॉन्ड स्टार्ट करेंगे या कोवेलेंट बॉन्ड स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।